भरे पूरे परिवार में पत्नी उषा को अपनी ही माँ और भाइयों से हमेशा अपमान और नफरत ही मिली। अचानक एक मोड़ पर उसकी मुलाकात हुई शैलेंद्र से, जिसने अपनों के प्यार को तरसती उषा का आंचल प्यार से भर दिया। आज सुनते हैं नरेंद्र कौर छावड़ा की कहानी बगावत। महीने भर का राशन खत्म होने को हुआ तो सोचा आज ही बाजार हो आऊं। आज और कहीं जाने का प्रोग्राम भी नहीं था और कोई खास काम भी नहीं था। यही सोचकर पर्स उठाया, पैसे रखे और बाजार चल दी। दुकान में मैं अपने सौदे की सूची लिखवा ही रही थी कि अचानक पीछे से कंधे पर स्पर्श हुआ और आंखों पर हाथ रखने के साथ निंदी के उच्चारण ने मुझे उलझन में डाल दिया। यह तो मेरे मायके का नाम है। इस शहर में कोई अपना निकट संबंधी होना चाहिए जो मेरे घर के नाम से वाकिफ। आंखों पर रखे हाथ को टटोलने की कोशिश करी पर असमर्थ रही पहचानने में। उसका हाथ हटाते हुए बोली, कौन? देख ले, नहीं पहचान पाई ना? उषा, तू तू यहाँ कैसे? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कॉलेज में साथ पढ़ी थी मेरी प्यारी सहेली उषा। उसको सामने खड़ा देखकर मुखमंडल पर उसकी खेलती वही चिर परिचित मुस्कान, सलवार कमीज पहने दो चोटियों में उषा आज भी कॉलेज की स्टूडेंट ही प्रतीत हो रही थी। क्यों? बड़ी हैरानी हो रही है ना मुझे देखकर? थोड़ा सब्र कर, अभी सब कुछ बता दूंगी। उषा अपनी आदत अनुसार खिलखिलाई। किसी के साथ आई है? मैंने कौतूहलवश पूछा। उनके साथ, और किसके साथ आऊंगी? शरारत भरे अंदाज में उषा बोली। तूने कब शादी कर ली? मुझे तो पता ही नहीं चला। कोई इनविटेशन नहीं, कोई चिट्ठी भी नहीं। मैंने थोड़ी शिकायत की। सब अचानक ही हो गया ना, इसलिए तो चिट्ठी भी नहीं लिख पाई। अच्छा, जीजाजी क्या करते हैं? मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैं टेलीफोन विभाग में ऑपरेटर है। उषा ने छोटा सा जवाब दिया। क्या टेलीफोन ऑपरेटर? यह तो डॉक्टर है ना? मेरे शब्द मेरे हलक में ही अटक गए। अचंबा लग रहा है ना? उषा के मुख पर मधुर मुस्कान थिरक रही थी। लेकिन यह सब कैसे हो गया? तुझे अपने करियर की जरा भी फिक्र नहीं रही? बस कर, सब कुछ यहीं पूछ लेगी क्या? चल, किसी रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। रेस्टोरेंट क्यों? घर पर ही चल ना। हाँ, जीजाजी कहाँ है? वे विभाग के किसी कार्य के सिलसिले में ऑफिस गए हैं। उनके कार्य से ही हम लोग यहाँ आए थे। अचानक तेरे घर आकर तुझे हैरान करना चाहते थे, पर तू यहीं मिल गई। हम लोग नीलम होटल में ठहरे हैं। कल ही आए हैं, 2 दिन रुकेंगे। मैं किसी काम से इस ओर आ रही थी, फिर तुझे देख लिया। तेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। उषा चहक रही थी। कितनी निश्चल हंसी है इस। एक टेलीफोन ऑपरेटर के साथ शादी इसने क्यों की होगी? हाँ, तेरे घर तो कल हम इकट्ठे ही आएंगे। अभी तो चल, किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। लगभग मुझे पकड़कर ले जाने के लिए उतावली सी वह दिख रही थी। दुकानदार को सारा सामान पैक करने को कहकर मैंने बता दिया कि घंटे भर बाद आ जाऊंगी। उषा को लेकर निकट के एक रेस्टोरेंट में पहुंची। समोसे और कॉफी का आदेश देकर उषा की ओर मुखातिब होते हुए मैंने कहा, हाँ चल, अब बता शादी वाली बात। इसके बाद तो उषा शुरू ही हो गई। इसके लिए पूरा अतीत दोहराना पड़ेगा, लेकिन इस शादी का बहुत गहरा संबंध है। कुछ गंभीर हो गई थी। ये फिलॉसफी छोड़, बता, डॉक्टर होकर टेलीफोन ऑपरेटर के चक्कर में कैसे पड़ गई? 3 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण हम तो यही सोचते थे कि उषा माँ बाप की लाडली व भाइयों की चहेती होगी, लेकिन इसके दूसरे पहलू से हम बिल्कुल अनजान थे। उषा ने अपनी कहानी आरंभ की। बचपन के चुनिंदा वर्ष तो लाड़ प्यार में कट गए थे, लेकिन किशोरावस्था के साथ साथ भाइयों की तानाकशी, उपेक्षा, डांट फटकार भी पहचानने लगी थी। चूंकि पिताजी उसे बेटों से अधिक प्यार करते थे, अतः भाई उससे मन ही मन चिढ़ने लगे थे। पिता द्वारा फटकारे जाने पर वे अपने कोप का शिकार उषा को बनाते। माँ और पिताजी ने इसे हद से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। जो फरमाइश करती है आनन फानन में पूरी होती है। मंझला भाई गुबार निकालता। क्यों ना हो, आखिर 3-3 मुस्टंडों की अकेली छोटी बहन जो ठहरी, माँ बाप का वही सहारा बनेगी, उन्हें कमा कर खिलाएगी। हम तो ठहरे नालायक, तभी तो हर घड़ी डांट फटकार ही मिलती है। बड़ा भाई अपनी खींच और आक्रोश प्रकट करता। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उषा पढ़ाई में हर बार अव्वल आती। क्योंकि सभी भाई औसत ही थे, अतः हीन भावना के विशीभूत होकर उसकी सफलता पर ईर्ष्या करते और व्यंग के तीर छोड़ते। उषा, सच बता, जिसकी नकल की थी? जरूर इसकी अध्यापिका ने कुछ उत्तर बताए होंगे। उनके लिए हमेशा फूल गजरे जो लेकर जाती है। उषा तड़प उठती, माँ से शिकायत करती, लेकिन माँ बेटे को कुछ ना कह पाती। अपने नारी सुलभ व्यवहार के इस अंश को वह नकार नहीं सकती थी। उसका आकर्षण बेटी से अधिक बेटों के प्रति था। भले ही बेटी के मुकाबले 19 ही हो। यौनावस्था आते आते वे भली प्रकार समझ चुकी थी कि उसके भाई केवल स्नेह का दिखावा करते हैं। सच्चे दिल से कोई स्नेह नहीं करता, बल्कि वे ईर्ष्या भी करते हैं।
हाँ, अवसर पड़ने पर गिरगिट की तरह रंग बदलना खूब जानते हैं। उषा, मेरी बहन, जरा मेरी पैंट तो इस्त्री कर दे, मुझे बाहर जाना है, मैं किसी दूसरे काम में बिजी हूँ, खुशामद करके छोटा भाई कहता। उषा, तेरी लिखाई बड़ी सुंदर है, कृपया मेरा थोड़े से क्वेश्चन आंसर लिख दे। सिर्फ उस कॉपी में से देखकर लिखने ही तो है, कॉपी पेन थमाते हुए बड़ा कहता। भाइयों की मीठी मीठी बातों से कुछ देर के लिए उनके व्यंग, उल्हाने, डांट सब भूल जाती और झटपट उनका कार्य कर देती। अगर कभी नानुकर करती तो माँ कहती, बेटी ये छोटे मोटे झगड़े तो हर भाई बहन में होते हैं, तू उनकी अकेली बहन है, इसलिए तुझे चिढ़ाने में उन्हें आनंद आता है। भाइयों में से किसी को भी तकनीकी शिक्षा में दाखिला नहीं मिला था। बड़ा बीकॉम करके दुकान पर जाने लगा और छोटा बीए में प्रवेश लेकर समय काटने के साथ साथ पढ़ाई की खाना पूर्ति करने लगा। इस बीच उषा ने हायर सेकेंडरी प्रथम श्रेणी में विशेष योग्यता सहित उत्तीर्ण कर ली थी। कॉलेज में उसने विज्ञान विषय ही लिया था क्योंकि उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी। माँ, इसे डॉक्टर बनाकर हमें क्या फायदा होगा, ये तो चली जाएगी, बेकार इसकी पढ़ाई में इतना खर्च क्यों करें, बड़े भाई ने अपनी राय दी। परेशान हो गई थी उषा, जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। भाई अपनी असफलता की खींच अपनी छोटी बहन पर उतार रहा था। आखिर उसे क्या अधिकार था उसकी जिंदगी के फैसलों में हस्तक्षेप करने का? अभी तो माँ बाप सही सलामत हैं, तभी इतना रोब जमा रहे हैं। पिताजी ने अक्सर उषा का ही पक्ष लिया। इस बार भी वही हुआ। अगले वर्ष उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। डॉक्टरी की पढ़ाई कोई मजाक नहीं थी। दिन रात किताबों में सर खपाना पड़ता था। एक आशंका भी थी कि अगर कहीं पहले साल ही अच्छे मार्क्स नहीं आए तो भाइयों को तो उसे चढ़ाने का, कुड़हल निकालने का एक और अवसर मिल जाएगा। वे तो इसी फिराक में रहते थे कि कब उससे थोड़ी सी चूक हो और उन्हें डांटने फटकारने का, रोब जमाने का अवसर मिल जाए। अधिकांश वक्त वे अपनी पढ़ाई में ही गुजार देती। कॉलेज के प्रांगण के बाहर अमरूद, बेर और भुट्टे आदि लिए ठेले खड़े रहते थे। वे जानते थे कि कच्चे पक्के बेर, अमरूद और ताजे भुट्टों के लोग में कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज के प्रीमाइस के बाहर अमरूद, बेर और भुट्टे वाले ठेला लेकर खड़े रहते थे। वे जानते थे कच्चे पक्के बेर, अमरूद और ताजे भुट्टों का लोभ असंभव ही है। विद्यार्थियों के लिए उससे बचना उनका ख्याल बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि शाम तक सभी ठेले खाली हो जाते थे। अपनी सहेलियों के संग भुट्टो का आनंद लेती उषा उस दिन प्रीमाइस के बाहर गपशप में मशगूल थी। पीरियड खाली था, अतः हंसी मजाक के साथ चहलकदमी जारी थी। छोटा भाई उसी तरफ से कहीं जा रहा था। पूरा नजारा उसने देख लिया। उषा के घर लौटते ही उस पर बरस पड़ा। तुम कॉलेज पढ़ने जाती हो या मटर गश्ती करने? उषा कुछ समझी नहीं। विस्मय से उसकी ओर देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ, कैसी मटर गश्ती की मैंने? तब तक माँ भी वहां आ चुकी थी। माँ, तुम्हारी लाडली तो सहेलियों के संग कॉलेज में भी पिकनिक मनाती फिरती है। मैंने आज खुद देखा सड़कों पर मटर गश्ती करते हुए। माँ, इनसे कह दो चुप हो जाएं, वरना। क्रोध में मैं चीख पड़ी। हर समय मुझ पर झूठी तोहमत लगाते रहते हैं, शर्म नहीं आती इनको? पता नहीं मुझसे इतनी खार खाते हैं। कहते कहते उषा रो पड़ी। चुप करो, क्या तमाशा बना रखा है? पता नहीं कब तुम लोगों को समझ में आ गई, इतने बड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं बच्चों की तरह। और तू भी तो उषा, छोटी छोटी बातों पे रोने लगती है। माँ खींच रही थी। तभी पिताजी ने घर में प्रवेश किया। भाई झट से अंदर खिसक गया। उषा की रोनी सूरत और पत्नी की क्रोधित मुख मुद्रा को देखकर उन्हें आभास हो गया कि भाई बहन में फिर से खींचातानी हुई है। अक्सर ऐसे मौकों पर ही उषा रो देती थी। फिर दो चार दिन उस भाई से कटी कटी रहती, बोलचाल बंद रहती, धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगता। लेकिन अंदर ही अंदर तीनों भाइयों से स्नेह के बावजूद चिढ़ थी। उन्होंने उसे स्नेह के स्थान पर सदा व्यंग, रोब, डांट डपट और जलीकटी बातें ही सुनाई थी। शायद पिताजी उसका पक्ष लेकर बेटों को नालायक की पदवी भी दे चुके थे। इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप वे उषा को ही आड़े हाथ लेते थे। क्या हुआ बेटी, जरूर किसी नालायक से झगड़ा हुआ है। पिताजी ने लाड़ दिखाना चाहा। कुछ नहीं, आप बीच में मत बोलिए, मैं जो हूँ देखने के लिए। बच्चों के झगड़े में आप क्यों पड़ते हैं? माँ ने बात को बीच में ही खत्म करते हुए कहा। असहाय सी उषा माँ का मुंह देखती रह गई। माँ भी तो आखिर बेटों का ही पक्ष लेंगी ना। जब कभी भी पिताजी ने उस पक्ष को लिया, बेटों को डांटा फटकारा, तो माँ को अच्छा नहीं लगा। उस समय तो वे कुछ नहीं कहती, लेकिन मन के भाव चेहरे पर आ ही जाते। बाद में मौका मिलने पर टोकती, क्यों अपने बड़े भाइयों से लचती रहती है? उषा पूछती, माँ, मैं तो सदा उनका आदर करती हूँ, उनके भले की कामना करती हूँ, लेकिन वे ही हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अगर मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ तो उन्हें जलन क्यों होती है? माँ कहती, चुप कर, ज्यादा नहीं बोलते बड़ों के सामने। दोनों बड़े भाई का स्नातक होने के बाद विवाह कर दिया गया। दोनों बहुओं ने भी घर के हालात देखे, समझे
और अपना रोब जमा लिया। उषा तो भाइयों की ओर से पहले ही उपेक्षित थी। भाभीियों के आने के बाद उनकी ओर से भी वार होने लगे। इस बीच हृदय पे जबरदस्त आघात तो पिताजी चल बसे। घर का पूरा नियंत्रण बहुओं के हाथ में चला गया। माँ तो पहले से ही बेटों की हमदर्द थी, अब तो उनकी गुलामी तक करने को तैयार थी। पूरी तरह से बेटे बहू के अधीन हो गई थी। यह उषा की डॉक्टरी का अंतिम वर्ष था। घर के उबाऊ और तनावग्रस्त माहौल से वे जितनी दूर रहती, उसे राहत का एहसास हो। अधिक से अधिक समय वह पुस्तकालय में रहना चाहती थी। सहेलियों के घर, कैंटीन में गुजार देती सारा समय। सच्चे प्रेम, विश्वास, उचित मार्गदर्शन पर ही तो जिंदगी की नींव टिकी है, चाहे वे माँ बाप से आए, भाई बहन से आए, पति पत्नी किसी से भी प्राप्त हो। लेकिन उषा को बीते जीवन में किसी से कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा था। प्रेम, स्नेह के लिए वह तरस उठी। पिताजी से जो स्नेह मिल रहा था वह भी अब छिन चुका था। मेडिकल कॉलेज की कैंटीन शहर भर में दही बड़े के लिए प्रसिद्ध थी। अचानक जरूरत पड़ने पर या मेहमानों के लिए विशेष तौर पर लोग वहां से दही बड़े खरीदने आते। बाहर के लोगों के लिए भी तो कैंटीन में आना मना नहीं था। स्वयं सेवा की व्यवस्था थी। लोगों को स्वयं अपना नाश्ता, चाय, कॉफी वगैरह अंदर काउंटर से उठाकर लाना होता। कॉलेज के साथ ही सरकारी अस्पताल होता था। रोगियों के संबंधी भी अक्सर कॉलेज की कैंटीन से ही चाय नाश्ता खरीद कर ले जाते थे। कैंटीन में अकेली बैठी उषा चाय पी रही थी। सामने की सीट खाली थी। अचानक एक नौजवान चाय का कप लेकर वहां आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? उसकी बातों और व्यवहार से शालीनता टपक रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहकर उषा ने अपनी कुर्सी थोड़ी सी खिसका ली। मेरी माँ अस्पताल में दाखिल है। बातचीत शुरू करने के लहजे में वह नौजवान बोला। अच्छा, क्या हुआ उनको? किस वार्ड में है? सहजता से उषा ने पूछ ही लिया। 5 नंबर में है, गुर्दे में पथरी हो गई है, ऑपरेशन हुआ है, धीरे से युवक बोला। शाम को घर लौटने से पहले उषा अपनी सहेलियों के साथ वार्ड नंबर 5 में चली गई और वहां वही युवक अपनी माँ के सिरहाने बैठा हुआ था। उषा को देखते ही उठ खड़ा हुआ। आइए डॉक्टर साहब, आइए। अभी तो मुझे डॉक्टर बनने में 6 महीने बाकी है, उषा ने मुस्कुराते हुए कहा। उस युवक की माँ ने पूछा, शैलेंद्र कौन है ये? मेरा नाम उषा है, आज कैंटीन में इनसे मुलाकात हुई, अभी आपकी तबीयत पूछने आ गई। कैसी हैं अब आप? शैलेंद्र ने असमंजस में पड़ा देखकर उषा ने ही जवाब दे दिया। अच्छी हूँ बेटी, तू तो डॉक्टर है, तू तो सब जानती होगी, जरा देखना। कहते हुए एक्सरे व अन्य रिपोर्टें शैलेंद्र की माँ ने उषा के हाथों में दे दी। शैलेंद्र हैरान सा माँ को देखता रह गया। एक नितांत अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास। बड़े ध्यान से उषा ने सारे कागजात, एक्सरे देखे और बोली, हाँ, आप तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपकी सेहत में सुधार के संकेत बहुत अच्छे दिख रहे हैं। माँ के चेहरे पर तृप्ति के भाव आ गए। अगले सप्ताह उषा की शैलेंद्र के साथ अस्पताल में और भी कई बार मुलाकात हुई। जब भी माँ की तबीयत देखने में जाती, न जाने क्यों उनकी बात, व्यवहार एक सुकून सा देता था। शैलेंद्र टेलीफोन विभाग में ऑपरेटर था। माँ की अस्पताल की छुट्टी के बाद वह भी अक्सर कैंटीन आने लगा और उषा से मुलाकातें होती रहीं। दोनों ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते चले गए और आखिर ये आकर्षण प्रेम में बदल गया। अपने घर के सदस्यों द्वारा उपेक्षित, प्रेम स्नेह को तरस रही, अपनेपन को लालायत उषा शैलेंद्र के प्रेम में किसी कीमत को खोना नहीं चाहती थी। वह सोचती, माँ और भाई इस रिश्ते के लिए कदापि तैयार नहीं हो। अब वह क्या करे? आखिर बात भाइयों तक पहुंची गई। डॉक्टर होकर उस चटमुंजे टेलीफोन ऑपरेटर से शादी करेगी? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सभी भाइयों के साथ साथ माँ ने भी लताड़ा। हाँ, मुझे उनमें इंसानियत नजर आई, केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता, उषा ने हिम्मत करके जवाब दिया। देख लिया अपनी लाडली बहन को, इन्होंने ही इंसानियत सिखा रखी है। भाभीियों ने भी तीर छोड़ने में कोई कसर नहीं रखी। अगर तूने उस साथ शादी की तो हमारे साथ हमेशा के लिए तेरा संबंध खत्म हो जाएगा, अच्छी तरह सोच ले। भाइयों ने चेतावनी दी। जिंदगी में पहली बार किसी का सच्चा प्रेम, विश्वास, सहानुभूति प्राप्त उषा से खोना नहीं चाहती थी। पूरी वस्तु स्थिति उसने शैलेंद्र के सामने स्पष्ट कर दी। उषा, यह ठीक है कि मैं संपन्न परिवार से नहीं हूँ, मेरी नौकरी भी मामूली सी ही है, ये आय भी अधिक नहीं है, पर मेरे मुकाबले तुम काफी ऊंचे पद पे हो, संपन्नता में भी तुम मुझसे ऊपर हो। लेकिन इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा प्रेम, विश्वास बहुत ऊंचा है। इसमें तुम्हें कभी कंजूसी और फरेब नहीं मिलेगा। जो तुम्हारी मर्जी हो चुन लो। तुम पद, प्रतिष्ठा, धन को अधिक मेहनत देना चाहती हो या इंसानियत, सच्चे प्रेम और विश्वास को? ये पूरा निर्णय लेने का तुम्हारा अधिकार है। और फिर परीक्षा होने के बाद हमने कचहरी में जाकर शादी कर ली। मेरी माँ, भाई, भाभी कोई भी शादी में हाजिर नहीं हुए। हाँ, शैलेंद्र के परिवार से काफी सदस्य शामिल हुए थे। तो सच कहूं, मेरी आंखों में झांकते हुए उषा आगे बोली, मुझे अपने निर्णय पर गर्व है। सच मानो
मुझे अपने पति से इतना प्रेम, स्नेह, विश्वास प्राप्त हुआ है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपनी माँ, भाई, भाभीयों से स्नेह, प्यार के लिए मैं तरस गई थी। मुझे बदनसीब को उस पति, उस परिवार का इतना प्रेम और स्नेह मिला है कि मैं अपना अतीत भूल ही गई हूँ। अगर मैं किसी बड़े डॉक्टर, बड़े व्यवसायी से शादी करती, तो धन दौलत व अपार वैभव पाने के साथ-साथ मुझे पति का इतना प्रेम स्नेह मिल पाता, मुझे नहीं लगता। धन दौलत तो माँ बाप के घर भी अभाव नहीं था, लेकिन प्रेम और स्नेह से तो मैं हमेशा वंचित ही रह गई। धन दौलत की तुलना में प्रेम का स्थान बहुत ऊंचा है। व्यक्ति रूखी सूखी खाकर संतोष से रह सकता है, बशर्ते उसे अपनों से स्नेह, विश्वास और आत्मीयता प्राप्त हो। लेकिन अधिक संपन्नता और वैभव के बीच यदि प्रेम, आपसी विश्वास ही ना हो, तो जिंदगी बोझिल हो जाती है। मैं खुश हूँ, मुझे जीवन की असली मंजिल मिल गई है। अब मैं अपना दवा खाना खोल लूंगी। पति के साथ मेरी आय मिल जाने पर आर्थिक तंगी नहीं हो पाएगी। उषा, तू तो बड़ी साहसी निकली। हम तो यही समझते थे तीन तीन भाइयों की अकेली बहन कितनी लाडली व सुखी होगी, लेकिन तूने तो अपनी व्यथा का भान तक नहीं होने दिया। सारी कहानी सुनकर मैंने कहा, अपने दुखड़े किसी और के आगे रोने से क्या लाभ। फिर वैसे भी मेरा मेडिकल में दाखिला होने के बाद तुमसे मुलाकातें कम ही हो गई थी। मुझे याद आया, उषा मेडिकल कॉलेज में चली गई थी। महीने भर में ही मुलाकात हो पाती थी। विज्ञान की ग्रेजुएट होने के पश्चात मेरी शादी हो गई और मैं यहाँ आ गई। कभी कभार उषा से पत्र व्यवहार हो जाता था, लेकिन उसने तो अपनी व्यथा के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा। मायके जाने पर भी मैं जब से उससे मिलती, तब कभी अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि उषा अपने हृदय में इतने तनाव और पीड़ा के समुद्र को समेटे हुए है। दूसरे दिन आने का वादा करके वह चली गई। मैं बड़ी से बेसब्री से दूसरे दिन का इंतजार कर रही थी, ताकि उस व्यक्ति से मिलने का अवसर मिले, जिसने अपने साधारण से पद के बावजूद अपनी शख्सियत, अपने व्यवहार, अपने सरल स्वभाव, चुंबकीय आकर्षण से एक डॉक्टर को जीवन भर के लिए अपनी जीवन संगनी बना लिया था। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।